जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग लॉर्ड बुद्धा के बारे में एक संक्षिप्त सी स्टोरी चर्चा करेंगे और कैसे हमको पढ़ना चाहिए एंसेंट हिस्ट्री, इसके बारे में आपको एक संक्षिप्त सी जानकारी भी मिल जाएगी। एक्चुअल में जो पार्ट आज हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं वहाँ से केवल 20% क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में हैंडल होते हैं। लॉर्ड बुद्धा से 80% क्वेश्चंस उनके नॉलेज बेस्ड जो है एरिया से कवर होते हैं। जैसे उन्होंने अपना शर्मन में क्या क्या बोला है, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, उनकी बिलीव्स क्या हैं, उनके जो है डेमोक्रेटिक राइट्स क्या थे, कैसे वहाँ फैसले लिए जाते थे, तो इन सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है। उनकी शिक्षाएं क्या थी, एजुकेशंस क्या थी। तो इसको आधुनिक कवि ने कुछ यूँ अपने शब्दों में कहने की बात करी है, क्योंकि बुद्ध जब दुनिया में आए तो उन्होंने क्या कहा, सब कुछ दुख है, एवरीथिंग इज ग्रीफ, और दिस वर्ल्ड इज ग्रीफुल, ये संसार पूरा दुख से पूर्ण है। और इसी बात को कुछ आधुनिक कवि ने इन शब्दों में कहा है कि आग पर हाथ रखना पड़ेगा तुझे, खुद को लाचार करना पड़ेगा तुझे, ज़िंदगी तो कहेगी मोहब्बत करो, पर मोहब्बत में मरना पड़ेगा तुझे। एक्चुअल में इसी बात को गालिब साहब ने दूसरे शब्दों में कहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और बस डूब के जाना है। जब हम अपनी हस्ती मिटाते हैं तब हमारी मस्ती स्टार्ट होती है, और हस्ती और मस्ती का सीधा खेल है, जब हम डरना छोड़ देते हैं तो हम जीतना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी मनोविज्ञान को कुछ ऐड लोगों ने उठाया है कि डर के आगे जीत है। एक्चुअल में डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है, और जो दर्द पर जीत प्राप्त कर लेता है वही विजेता साबित होता है, वही सिकंदर कहलाता है। यहाँ हम बुद्ध के बारे में सिर्फ आपसे ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका नॉलेज है वो सिस्टमेटिक है कि नहीं। हम अपने नॉलेज को कैसे सिस्टमेटाइज करें, सिस्टम में डालें, चूँकि आपको सिस्टम का एक पार्ट बनना है। और जब आपको सिस्टम का एक पार्ट बनना है तो कैसे बनना है, बस यही बताने की हम कोशिश करेंगे कि सिस्टम का विरोधी होकर के हम सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते। सिस्टम के अंदर रह करके सिस्टम में सुधार करने की जब प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो हम बुद्ध बन जाते हैं। इसलिए बुद्ध को हिंदू धर्म का एक पार्ट माना गया है, बुद्ध को एक अलग से धर्म नहीं माना गया। इट वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। और ये भारतीय संविधान द्वारा भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का एक पार्ट माना गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस भी सिख को भी अलग से धर्म नहीं माना गया है, चूँकि अलग धर्म मानने से अलग अलग देशों में धर्म को लेकर के कुछ विशेष रियायतें मिलती हैं। इसलिए सिख कम्युनिटी ये डिमांड कर रही थी भारतीय संसद से कि हमको एक अलग रिलीजियस स्टेटस दे दिया जाए। तो सिख रिलीजन को संसद ने जो है एक अलग रिलीजन का कॉन्सेप्ट दे दिया है हिंदू धर्म से, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब जगहों पर रहने वाले सिखों को कुछ ज़्यादा रियायतें मिलने लगी हैं, प्रिविलेज मिलने लगा है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मैटर नहीं है कि सिख रिलीजन हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग पार्ट है। ये पंथ हैं, अपनी बिलीव्स हैं, इनके अपने पैगंबर्स रहे हैं, गॉड ऑफ मैसेंजर्स रहे हैं, जिनकी फॉलोइंग्स को लेकर के इनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी तैयार हुई, एक स्टेट तैयार हुआ। और उसको लेकर के इन लोगों ने मुगलों से जो संघर्ष किया, उसको लेकर के सिख कम्युनिटी एक अलग साम्राज्य के रूप में स्थापित हुई। वो अलग चर्चा है, उसको हम बाद में करेंगे। लेकिन बात जब छिड़ती है तो सारे के सारे पॉइंट्स वहीं से निकलने प्रारंभ हो जाते हैं कि बौद्ध धर्म की आवश्यकता क्यों थी, बुद्ध के इमर्जेंस का कारण क्या था। हम अभी आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री डील करेंगे तो आपको बताएंगे कि सबसे बेहतरीन रिलीजन कौन था, सनातन रिलीजन। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, महिलाओं को सारे अधिकार मिले हुए थे। और जिस समाज में महिलाओं को जितनी ज़्यादा सुरक्षा अधिकार मिलता है वह समाज उतना ही ज़्यादा विकसित कहलाता है। विच सोसाइटी हैविंग मोर प्रिविलेज टूवर्ड्स वीमेन, दैट सोसाइटी इज गॉट डेवलप्ड सोसाइटी, या कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी। ऐसा समाज जहाँ महिलाओं को सर्वाधिक सुरक्षा मिले, ऐसा समाज दुनिया का सर्वोत्तम समाज कहलाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या क्लासिकल एग्जाम्पल आपको कहीं देखना हो तो आप अमेरिका देख सकते हैं, जहाँ की महिलाएं मैक्सिमम इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल ऑल काइंड ऑफ प्रिविलेज एडॉप्ट करती हैं और उनको पूरी सुरक्षा सरकार वहाँ की देती है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो आइडियल सोसाइटी है, लेकिन मैक्सिमम प्रिविलेज वहाँ की महिलाएं एडॉप्ट करती हैं और वो अपने आप को किसी भी कीमत पर पुरुषों से कम नहीं मानती हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं बुद्ध के बारे में।
तो जब भी हम किसी की चर्चा करते हैं तो सदैव इतिहास में उसके पहले जाना पड़ता है कि इनके मम्मी पापा कौन हैं। तो इनके मम्मी पापा कपिलवस्तु के राजा थे और रानी थे। तो कपिलवस्तु कपिलवस्तु। प्रश्न यह है कि कपिलवस्तु था कहाँ, किस राज्य का भाग था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ कौशल स्टेट। तो ये कौशल राज्य का एक भाग था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ कौशल स्टेट। अब ये कौशल स्टेट का एक पार्ट था। तो लॉर्ड बुद्धा के पिताजी का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धा? शुद्धोधन। शुद्धोधन वॉज द रूलर ऑफ कपिलवस्तु। कपिल एक साम्राज्य, एक राज्य था और उसके राजा कौन थे? शुद्धोधन। ये शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन वाज अ शाक्य क्षत्रिय। शाक्य क्षत्रिय। और ही वाज अ शाक्य क्षत्रिय। तो हु वाज मदर ऑफ लॉर्ड बुद्धा? महामाया। इस लेक्चर के बाद आप जाकर के प्रीवियस ईयर के पिछले 70 साल के आईएएस से लेके पीसीएस के सभी प्रश्नों को खंगालिएगा। यहाँ तक कि सफाई कर्मी तक का भी अगर कोई प्रीलिम्स का एग्जाम हो तो उसको भी संभालिएगा। आप देखिएगा क्या कोई प्रश्न इस लेक्चर से बाहर पूछा गया है क्या? दैट इज इम्पॉसिबल। सवाल ही नहीं उठता कि इससे बाहर कोई प्रश्न पूछा जाए। हम पिछले अतीत के सभी प्रश्नों को लेक्चर में समाहित करने की पूरी कोशिश करते हैं और संभावित प्रश्नों की श्रृंखला भी इसी के साथ जोड़ते चले जाते हैं। ये महामाया कौन थी? शी वाज अ कोलीय गर्ल। ये कोलीय गर्ल थी, रामागम की कोलीय कन्या थी। और ये पीसीएस में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध की माता किस वंश से बिलोंग करती थी, कौन सी क्षत्रिय थी? तो कोलीय क्षत्रिय थी। उनके पिताजी के बारे में पूछा गया है, कौन से क्षत्रिय थे? शाक्य क्षत्रिय थे। यहाँ तक आप लोग अपनी पूरी बात समझ पा रहे हैं। अब लॉर्ड बुद्ध के जन्म की जो डेट है वो है 563 BC। एनसीईआरटी में यहाँ इनकी डेट गलत दी हुई है, वो 566 दी हुई है। लेकिन यूपी पीसीएस में कई बार इनकी डेट पूछी गई है, आईएएस में पूछी गई है। तो जो प्रामाणिक डेट है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है, रूमनदेई अभिलेख से जो प्रमाणित किया गया है। रूमनदेई किसका नाम है? रूमनदेई आधुनिक क्या कहते हैं, लुम्बिनी का नाम है। मॉडर्न लुम्बिनी इज नोन एज रूमनदेई। तो आज लुम्बिनी नाम का कोई प्लेस ना हो करके उसका मॉडर्न नेम क्या हो गया है? रूमनदेई। तो रूमनदेई इंस्क्रिप्शंस पे जो बुद्ध की डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? 563 BC। तो हम लोग एनसीईआरटी के चक्कर में न पढ़ करके प्रामाणिकता के चक्कर में पढ़ते हैं कि क्या पूछा जा रहा है और कमीशन किसे अपना मॉडल आंसर मान रहा है। तो इनकी वो क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 563 BC। और इनकी मृत्यु की डेट क्या है? 483 BC। यहाँ एनसीईआरटी 486 देता है। अब हमको इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों पता चल गई है। इसके बीच की घटनाओं को अगर हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर दें तो एक भी प्रश्न आपके नोट्स से बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। आपको करना क्या होता है? सिर्फ इतना करना होता है, जैसे भट्ठे पे काम करने वाला मजदूर एक सांचा लेता है और उसमें चाहे जितनी मिट्टी डाले उसका स्वरूप ईंटे जैसा हो जाता है। तो ही ऑलवेज मेक ब्रिक्स। वो एक ईंटा बनाता है और फैक्ट उसमें मिट्टी का काम करता है। तो जब आपका सांचा तैयार होता है तो आपकी आधी लड़ाई अपने आप समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा गया है बेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधा काम तत्काल पूरा कर देती है। तो अच्छी शुरुआत का मतलब है वेल स्ट्रेटेजाइज आपका जो है मैटर्स है कि नहीं। सही दिशा में किया गया प्रयास सफल होता है, किया गया प्रयास सफल नहीं होता है। अब हम लोग बस इस बात को देखेंगे, इनके साथ कुछ घटनाएं जुड़ी रहती हैं। अब इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ। जब ये पैदा हुए तो इनके साथ एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि अपने पैदा होने के 7वें दिन ही इन्होंने अपनी माता जी को खो दिया था। He lost his mother at the date of birth at 7th days. 7वें दिन इनकी माता जी खत्म हो जाती हैं। तो इनका लालन पालन कौन करता है? Who look after her? Him? गौतमी प्रजापति कौन थी? धाय माँ। यस, धाय माँ, स्टेप मदर, चचेरी माँ, मासी। बी कॉल्ड इन हिंदी मासी, बी कॉल्ड बीमाता इन प्योर हिंदी, बी कॉल्ड स्टेप मदर इन इंग्लिश। तो उनकी जो है चचेरी माँ थी या उनके माँ की चचेरी बहन थी गौतमी प्रजापति। तो गौतमी प्रजापति लुक आफ्टर टू हुम? सिद्धार्थ। अब जब 7वें दिन माँ मर जाएगी तो पिता परेशान होगा कि नहीं? शुद्धोधन के बारे में बस इतना जानिएगा कि इनके पिताजी थे, कपिलवस्तु के राजा थे, शाक के छत्री थे। इतना ही पीसीएस में पूछा जाता है, आईएएस में पूछा जाता है। माता रामागम की कोली कन्या थी, उनसे रिलेटेड बस इतना ही क्वेश्चन आता है। 7वें दिन मर गई थी तो ये इनकी बायोलॉजिकल मदर थी, तो इनसे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब रामागम की कोली कन्या मर जाएगी तो पति अपनी पत्नी को खोने पर दुखी होगा। तो एक फोरकास्ट करने वाला ऋषि आएगा और ऋषि का नाम क्या है? कालदेव। A rishi entered into the life of Siddhartha that is known as कालदेव। इन्हें कौंडिन्य ऋषि भी कहा गया। इन्होंने क्या फोरकास्ट किया? बुलाया भैया कि देखो लड़के का जो है सगुन ठीक नहीं। एक तो बुढ़ापे में पैदा हुए थे बड़ी मिन्नतों के बाद, और जब बुढ़ापे का बच्चा होता है तो उसकी देखभाल बहुत शिद्दतों से की जाती है। यहाँ जब ये 7वें दिन मम्मी मर गई तो अच्छा लक्षण तो नहीं था, तो बहुत सारे ऋषि खोजे जाने लगे कि जो सबसे बेस्ट वाला हो उसको लेके आओ, उससे हिस्ट्री पढ़ा जाएगा। तो कालदेव ऋषि आए और इन्होंने पहुंचते ही प्रिडिक्शन कर दिया, फोरकास्ट कर दिया कि ही विल बिकम अ ग्रेट वॉरियर आर ग्रेट सन्यासी। ये आगे चल करके बहुत बड़ा सन्यासी या योद्धा बनेगा। राजा रोने लगे। एक तो लड़का लेट आया और ऊपर से सिविल सर्वेंट बनने की इसकी कोई चाहत ही नहीं है, तो इतना बड़ा साम्राज्य संभालेगा कौन? ये बात उनको शूल की तरह चुभ रही थी, और जब चुभ रही थी तो व्यक्ति के सन्यासी होने के पीछे कारण क्या होता है? यस, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे? ग्रीफ इज द काज ऑफ संन्यास। दुख ही संन्यास का कारण है। हमारा दिल टूट जाए, पदार्थ से हमारा मन भर जाए, हमारा किसी विषय में मन ना लगे, तो ये हमारे संन्यास का प्रथम कारण होता है। और स्पेशली होता है हार्ट ब्रोकन, जब दिल टूटता है। इसीलिए इनके लाइफ में एक और महिला एंट्री करेगी, और जिसका नाम होगा यशोधरा। यशोधरा वाज द फर्स्ट गर्लफ्रेंड ऑफ सिद्धार्थ। क्या पीसीएस में प्रश्न पूछा गया? देखिए पूछने का तरीका क्या है। पूछा है कि यशोधरा कौन सी क्षत्रिय थी? मदर वाज कोली कन्या, बट वाइफ वाज शाक्य कन्या। सी वाज बिलोंगिंग एज ए सिस्टर, उसकी बहन लगती थी। और 16 साल की उम्र में ही बच्चों का हार्मोन्स बदलता है, तो सिद्धार्थ का भी बदला होगा। अपोजिट अट्रैक्ट्स, और जब अपोजिट अट्रैक्ट्स था तो यहाँ पे ये क्या है सिचुएशन? आप देखेंगे कि सिद्धार्थ के जितने सलाहकार हैं सब आकर के इनके पास, इनके पिताजी के पास आते हैं, कहते हैं ऐसा है, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि महल के बाहर जाए ही ना, और दुनिया के सारे प्लेजर्स इसको जो है पैलेस में ही मिल जाएं। सारे नवयुवक नवयुवतियाँ इनके जो है असिस्टेंट हों, कोई दुखी व्यक्ति इनके महल में प्रवेश ना करे। जब इनका दुख से कोई सामना ही नहीं होगा तो ये कैसे जो है दुखी होंगे, और ना दुखी होंगे ना सन्यासी होंगे। बाद में तलवार अपना भांजते रहेंगे। योद्धा तो होंगे ही, योद्धा ही सिविल सर्वेंट होता है। तो पिताजी कहे हाँ यार ये सुझाव ठीक है।
तो महल में ही सारी नवयुवक और नवयुवतियों को रख दिया गया। अब उसमें से जिस लड़की पर इनका दिल आया वो इनकी सिस्टर लगती थी अकॉर्डिंग टू गोत्र। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि गोत्र वाज द मोस्ट सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एफर्ट वर मेड बाय द वैदिक रिलीजन। तो उसमें माना गया है कि शेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शेम गोत्र में शादी किया है बुद्ध ने। इसीलिए पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि यशोधरा कौन सी कन्या थी। सीधे नहीं पूछा है हु वाज द वाइफ ऑफ सिद्धार्थ या लॉर्ड बुद्धा, सीधे पूछा है कि यशोधरा वाज बिलोंगिंग टू विच क्षत्रिय या विच क्लैनिस, किस गोत्र से बिलोंग कर रही है, किस वंश से बिलोंग कर रही है। उसके पीछे का कारण क्या है, वो जानना चाहता है कि आज की समस्या क्या है प्रशासन की, खाप पंचायत। खाप पंचायत इज टुडेज प्रॉब्लम एंड इट वाज एग्जिस्टिंग इन द एरा ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू। ये बुद्ध के समय में भी ये व्यवस्था जन्म ले रही थी, ये व्यवस्था थी। सेम गोत्र में शादी नहीं थी, लेकिन बेटा बड़ा लाडला था, और जब लाडला बेटा होगा तो उसके लिए नियम कानून तोड़े जाएंगे। इन्होंने कहा, और इनके दो सलाहकार हैं, वो भी आईएसपीसीएस में पूछे गए हैं। हु वाज द कैरिएटर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध का सारथी कौन था। तो आपने गाना सुना होगा चन्ना मेरे चन्ना, तो चन्ना वाज द कैरिएटर ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो बुद्ध का सारथी कौन था, चन्ना था। हु वाज द हॉर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जिस घोड़े पे सवारी करते थे, कंथक। कंथक एंड कंथा ये दो नाम मिलते हैं। तो कंथक एंड कंथा वाज द हॉर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। तो ब्लैक हॉर्स था, और ब्लैक हॉर्स को इसीलिए आप देखेंगे कि अगर एकदम काला घोड़ा हो या एकदम सफ़ेद हो तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो कंथा वाज द लॉर्ड बुद्धाज बिलव्ड हॉर्स, जिस घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। तो ये दोनों भी पूछे जाएंगे। भाई इतना बड़ा नाम है जिसने भारत में 98% पॉपुलेशन को हिंदू से शिफ्ट करके बौद्ध में शिफ्ट कर दिया हो। भारत में हिंदू धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा था। भारत में 98% पॉपुलेशन वाज कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। भारत में बुद्ध पूरी तरह से फैल गया था, हर जगह मठ ही मठ थे। इसीलिए एक पूरा का पूरा मगध प्रांत क्या हो गया, बिहार। बिहार वाज नॉट बिलोंगिंग बिफोर द लॉर्ड बुद्धा। बुद्ध के पहले उसे बिहार नहीं कहते थे। इट वाज नोन एज अ पाटिलपुत्रा और मगध, राजगृह, वैशाली, दीज नेम्स वर रिनाउंस्ड एट देयर। लेकिन बिहार पूरे बिहार में फैल गया। Yes, Bihar was a kind of guest house in which several monks were living. They were using them as a rest house or a guest house. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग बात समझ पा रहे हैं ना। तो इस सिस्टमेटाइजेशन में जैसे ही कालदेव की एंट्री होती, इन्होंने फोरकास्ट कर दिया कि ही विल बिकम अ ग्रेट वॉरियर और अ ग्रेट सन्यासी। इनके साथ 4 घटनाएं घट जाएंगी। 4 इंसिडेंट टेकन प्लेस इन हिज लाइफ, और यही इनकी लाइफ में सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर के आती है। और दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में एक आम के पेड़ के नीचे, ही वॉज बॉर्न अंडर अ मैंगो ट्री, आम्रकुंज पेड़ के नीचे पैदा हुए थे। और बाद में इनके लाइफ में एक वैश्य आएगी जिसका नाम होगा आम्रपाली। तो उस आम्रपाली ने जब इनको दान में दिया, एक बिहार दान में दिया, गेस्ट हाउस दान में दिया, तो उस गेस्ट हाउस का नाम इन्होंने आम्रकुंज ही रखा था कि हम तुम्हें माँ का स्थान देते हैं। ठीक है, 4 घटनाएं इनकी लाइफ में गुजरती हैं। पहली बात तो इन्हें दुख से कोई मतलब नहीं था। इनकी लाइफ में इनकी पत्नी प्रवेश करती है जिसका नाम है यशोधरा। शी वाज अ साक्य गर्ल, यशोधरा। और इनका एक लड़का था जिसका नाम है राहुल। आईएएस में पूछा गया है राहुल का अर्थ क्या होता है। आईएएस का मतलब द सीकिंग विजडम, टेस्ट ऑफ विजडम। आप बुद्धिमान हैं कि नहीं, फैक्ट का अर्थ निकाल लेते हैं कि नहीं, पर्पस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको क्यों बुलाया जा रहा है सिविल सेवा में, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। इफ़ यू आर मेकिंग विजडम विद योर फैक्ट्स, इट्स मीन यू आर बॉर्न टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। अगर आप फैक्ट से कोई अर्थ निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जन्म ही हुआ है प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए। तो यहाँ ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद ये 4 घटनाओं का सीक्वेंस आता है। इन 4 घटनाओं में पहला तो ये है कि ये एक
जम्भृक नाम के गांव में ये एक पेड़ था, उसी के नीचे शांत होकर के बैठा करते थे। और जब व्यक्ति गुमसुम रहने लगे, अकेला रहने लगे, विचारों में खोया रहने लगे, तो इसका मतलब उसकी डेस्टिनी उसे बुला रही है कहीं। तो बुद्ध वहाँ शांति से साधना करते थे और अचानक पेड़ के नीचे बैठे हैं तो देखते हैं क्या, ही सॉ अ सिक पर्सन। उन्होंने एक बीमार बूढ़े बेंट पर्सन को देखा, झुके हुए आदमी को, जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई। उन्होंने पूछा, चन्ना मेरे चन्ना, व्हाट इज दिस? ये आदमी झुका हुआ क्यों है? वाई ही इज लुकिंग अ ओल्ड पर्सन? ये यंग क्यों नहीं है? वहाँ पहली बार इनको शरीर का इंटीग्रल पार्ट के बारे में पता चला कि इट इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी। जो जन्म हुआ है वो बुजुर्ग होगा ही होगा, मरेगा ही, ये तो बाद में पता चलेगा। तो फर्स्ट ही सा अ बेंट एंड ओल्ड सिक पर्सन, देन ही आस्क्ड टू चन्ना, चन्ना से पूछा कि चन्ना मेरे चन्ना, ये बुजुर्ग क्यों है? कहा, इट इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी। ये शरीर का अन्योन्याश्रय संबंध है बुढ़ापे का, जो आया है 3 फेज से गुजरेगा ही, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। तो ये शरीर का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसको कोई हटा नहीं सकता। कहा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कहा, यस। कहा, यशोधरा भी? कहा, यस। कहा, राहुल भी? कहा, यस। अब ये और डीप साइलेंस में चले जाएंगे, और जब डीप साइलेंस में जाएंगे तो अगले दिन दूसरी घटना बढ़ेगी। और दूसरी घटना कौन सी है? ही सा नो। उन्होंने एक आदमी को देखा जो बूढ़ा था, अगले दिन वो आदमी बीमार हो जाएगा। यहाँ सिक नहीं होगा, यहाँ ओल्ड पर्सन होगा या बेंट पर्सन। एक झुके हुए बूढ़े आदमी को देखेंगे, नेक्स्ट डे ही वाज बिकेम अ सिक। अब यहाँ वो बीमार हो गया। जब वो बीमार हो गया तो उन्होंने कहा, चन्ना मेरे चन्ना, वाई ही इज क्राइंग, चिल्ला क्यों रहा है? कहा, इसको डेंगू हो गया है, बहुत तेज फीवर है, इसलिए परेशान है, चिल्ला रहा है। कहा, अच्छा। तो उन्होंने बताया, दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार की समस्याएं होती हैं। ये शरीर से संबंधित रिलेशन है, बाधाएं आती ही आती हैं। शरीर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी ही, और उस प्रॉब्लम्स में क्या है? सिकनेस। सिकनेस इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी, ये भी शरीर के साथ जुड़ी रहेगी। कहा, अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है? कहा, हाँ। नेक्स्ट डे ही सा अ डेड पर्सन, बूढ़ा मर गया। जब बूढ़ा मर गया तो कहा, चन्ना मेरे चन्ना, क्या हुआ? कहा, इसका सिस्टम कोलैप्स कर गया है, हिज सिस्टम बिकेम इन अ डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर में चला गया। कहा, फिर से इसको रिसाइकिल कर देते हैं? कहा, नो सर, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें रिसाइकिल बिन नहीं मिलती है। एक बार गए तो फिर लौट करके दोबारा नहीं आते हैं। इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अ जर्नी फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियसनेस, जड़ से चेतन तक की यात्रा ही बुद्ध, सिद्धार्थ की बुद्ध बनने की यात्रा है। सिद्धार्थ तब तक आप हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बुद्ध आप उस दिन बन जाएंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जो बोलेंगे वही सत्य मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में आपने संघर्षों के माध्यम से अनुभव प्राप्त कर लिया है। उसे इनलाइटमेंट स्टेज कहते हैं। अब यहाँ बुद्ध क्या है? सीख रहे हैं। और जब देखा कि ही इज अ डेड पर्सन, कहा, ये क्या है? कहा, इट इज ए क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये पूरे विश्व में जो आया है, जो जन्म लिया, वो मरेगा ही। अब तो और डीप साइलेंस में चले गए कि यार चन्ना, जब से 3 दिन से तुम मुझसे मिल रहे हो, मेरी परेशानियां बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। कहा, मैं तो आपको ट्रूथ बता रहा हूँ। और अच्छा मित्र वो होता है जो सच्ची चीज़ों से आपका परिचय करा दे। जबकि चन्ना को बताया गया था कि इनको तकलीफ ना हो, और चन्ना तकलीफ दे रहा है। अल्टीमेट हुआ क्या कि लास्ट डे ही सा अ सन्यासी, एंड ही वॉज डूइंग अ स्ट्रेंज बिहेवियर। ये अजीब सा बर्ताव कर रहा था। समटाइम्स ही वॉज क्राइंग, समटाइम्स ही वॉज वीपिंग, समटाइम्स ही वॉज लाफिंग। कभी वो चिल्ला रहा था और कभी वो हंस रहा था। कभी हंसता था, समटाइम्स ही वॉज लाफिंग, समटाइम्स ही वॉज क्राइंग और वीपिंग। कभी वो चिल्लाता था।
उन्होंने पूछा, चन्ना ये हो क्या रहा है? ये कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। वाई दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर इज मेड बाई हिम? इस तरह का अजीब सा व्यवहार ये क्यों कर रहा है? कहा, क्योंकि ये जानता है व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ यूनिवर्स। इस कॉस्मॉस का, पूरे यूनिवर्स का अंतिम सत्य क्या है? व्हाट इज द लास्ट ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? कहा, क्या? देन व्हाई ही इज डांसिंग, देन व्हाई ही इज लॉपिंग, देन व्हाई ही इज क्राइंग? ये अलग अलग ढंग से व्यवहार क्यों कर रहा है? कहा, जब ये किसी को रोता हुआ देखता है तो हंसने लगता है। कहा, क्यों? कहा, रोते हुए व्यक्ति को देख करके। यही बात बीरबल ने अकबर से कही थी। अकबर ने बीरबल से कहा कि एक ऐसा वाक्य लिखिए जो हंसता हुआ व्यक्ति रोने लगे और रोता हुआ व्यक्ति हंसने लगे। तो उसने क्या कहा कि यह वक्त गुजर जाएगा। अगर कोई रो रहा हो उससे कहिए कि अगर सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। तो उसको पेशेंस आने लगता है और पेशेंस से व्यक्ति के कौशल का विकास होने लगता है। यहाँ इन्होंने क्या किया? कहा, ये जब रोते हुए व्यक्ति को देखता है तो हंसता है बड़ी जोर से। बेवकूफ़ है, समझ ही नहीं पा रहा है कि अस्थायी है, जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। ये कह के जोर जोर से हंसने लगता है। एंड व्हाई ही इज स्टार्टिंग टू क्राइंग? कहा, जैसे किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लोग सोहर गा रहे हैं, रोने लगता है। आज गा रहे हो, कल रोओगे। तो ये रोने लगता है कि बेवकूफ़ है, बिना मतलब खुश है। और ये बात मैंने आपसे बताया है कि जिस लड़की को लेकर के आप 10 साल पहले भागते हैं, 10 साल बाद आप उसकी आवाज़ सुन के भागते हैं। यह है ट्रुथ। क्यों? क्योंकि अब आप उसके वास्तविक बिहेवियर से परिचित हो रहे हैं। पहले वर्ष चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूरजमुखी और तीसरे वर्ष ज्वालामुखी। तो ये जो तीनों आप चरित्र बदलता हुआ देख रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यहाँ पे आपकी लाइफ क्या हो रही है? इनरिच हो रही है। और इनकी भी हो रही है। इन्होंने कहा, फिर नाचता क्यों है? Why started to dancing? कहा, he gave thanks to God. अच्छा हुआ प्रभु, तुमने मुझे इस माया मोह से मुक्त कर दिया। I am not in the trap of this माया। मैं इस माया मोह में फंसा नहीं हूँ। काया एंड क्लेश से मैं बियॉन्ड हूँ, बाहर हूँ। और ये कह करके ईश्वर को धन्यवाद दे के नाचने लगता। उसी समय लॉर्ड बुद्धा ने he took an oath and said that I will become the great सन्यासी rather than him। मैं इससे बड़ा सन्यासी बनूंगा। आई प्रॉमिस टू यू चन्ना। तकदीर ने यहाँ सिद्धार्थ को क्या बना दिया? बुद्ध। यहाँ तक आप बात समझ गए हैं? परीक्षा में कैसे प्रश्न आता है, आइए इस पे बात करते हैं। अ जर्नी ऑफ सिद्धार्था टू बुद्धा। जो हम ग्राफ बनाएंगे एग्जैक्टली वही पीसीएस में पूछा गया है। 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सिद्धार्थ की बुद्ध बनने की यात्रा का क्रम बताइए। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जर्नी ऑफ सिद्धार्थ टू बुद्धा। और फिर वही पलट के दूसरे साल पूछा गया है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बुद्धास रिटर्निंग। बुद्ध के लौटने का क्रम क्या है, बुद्ध कहाँ कहाँ गए हैं। और मैं कहता हूँ पूरा जीएस बौद्ध धर्म का एक गाने में सिमट जाता है। और वो गाना है क्या? जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। तो खत में क्या लिखोगे? जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। कहते हैं ना आजकल व्हाट्सएप और मोबाइल के बच्चे क्या जाने कि कैसे हम रखते थे अपना कलेजा निकाल के खत में। तो खत क्या था? ये एक एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस होती थी। हम अपने माँ बाप को अपनी भावनाओं से व्यक्त कराते थे, अपनी महबूबा को जो है अपनी भावनाओं से व्यक्त कराते थे। आज क्या है? व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, और अगले दिन व्हाट इज़ योर डाइवोर्स नंबर। तू नहीं कोई और सही, बड़ी लंबी है जमी, एक अकेले तू ही नहीं हंसी। तो ये क्या है? आज जितनी तेजी से हम चीज़ों से जुड़ रहे हैं उतनी ही तेजी से उसका डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है। संबंध बहुत अस्थायी नहीं रह रहे हैं। पहले क्या है? संबंधों को बनने में एक परिपक्वता का अवधि होता था। जैसे बच्चा 9 महीने में पैदा होगा तो स्वस्थ होगा, लेकिन 7 महीने में पैदा होगा तो आईसीयू में जाएगा।
तो अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होगी तो उसके ब्रेकअप होने का चांसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्पेस को अगर आप समय दोगे तभी उसमें, जैसे आप आईएएस बनने आए हो तो 2 साल अपना पूरा लगा करके जाओ यहाँ से, देखो तुम्हारे लेवल का कोई बंदा नहीं जाएगा। क्यों? 2 साल में तुम 10 साल की जर्नी पूरी कर लोगे, क्योंकि जो 10 साल आपसे सीनियर हैं उन्होंने आपका अनुभव एडॉप्ट ही नहीं किया, आपको भी एडवाइस करते रहे कि खुद पढ़ने से होता है। अरे हम पहले अपनी बाउंड्री तो तय कर लें कि हमको पढ़ना क्या है, फिर तो पढ़ तो हम लेंगे ही और समझदार भी उतने बन जाएंगे। इसमें कौन सी नई यात्रा है। इन्होंने क्या किया, जर्नी ऑफ सिद्धार्थ बुद्धा। अब इसमें हुआ यह कि जब इनको पता चल गया कि यह संसार झूठा है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, तो अचानक देर रात में जब इनकी पत्नी यशोधरा और राहुल सो रहे थे, रात को 11 बजे 29 वर्ष की अवस्था में, इन द एज ऑफ 29, 29 वर्ष की अवस्था में चन्ना को लेकर के कपिल वस्तु छोड़ देते हैं। तो कपिल वस्तु से इनकी जो यात्रा है वो आकर के अनोमा नदी से प्रारंभ होती है। अनोमा रिवर, ये एसएससी में और छोटी परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। अभी पीसीएस में तो ये नहीं पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना केस कहाँ छोड़ा, वेयर ही लेफ्ट दियर हेयर, कहाँ उन्होंने अपने मुंडन संस्कार करवाए, इसी रिवर के किनारे। यहीं पर इन्होंने अपना पूरा राजसी वस्त्र छोड़ा, ही लेफ्ट दियर ड्रेस, कोर्ट ड्रेस बिसाइड्स अनोमा रिवर। अनोमा नदी पर पहुंच करके इन्होंने अपने सारे राजसी वस्त्र छोड़ दिए। फिर क्या पहना, पीसीएस में प्रश्न आया है, भगवान बुद्ध ने कौन सा वस्त्र धारण किया। व्हेन ही लेफ्ट दियर रूम या दियर स्टेट, देन विच ड्रेस ही एडॉप्टेड वेरी फर्स्ट। और इसके लिए शाहरुख खान का एक गाना है, मोहे रंग दे गेरुआ, सैफरान कलर, फर्स्ट टाइम ही एडॉप्टेड, जिसे आजकल हम लोग भगवा कलर कहते हैं। इट इज अ कलर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस का कलर होता है, जब हम अपना सब कुछ आग में डाल देते हैं, देन बिकेम सैफरान कलर। आग के कलर को हम लोग भगवा कलर कहते हैं। और इसीलिए हिंदू मैथोलॉजी में जलाने की प्रक्रिया है कि अग्नि व्यक्ति को शुद्ध करती है, और पेट में अगर जठराग्नि न हो तो हमारा भोजन पचे ही ना। तो पूरा का पूरा जो जीवन है वो यज्ञमय है, और यज्ञ का मतलब है पूरे शरीर से हम सीखते हैं। हाथ भोजन नहीं करता, मुंह को देता है, मुंह भी नहीं करता, उसे पचाने योग्य करके लीवर को ट्रांसफ़र करता है, और वहाँ से छोटी इंटेस्टाइन और उसके बाद अन्य अन्य पार्ट्स को दिया जाता है, और सारे पार्ट्स उसके जो इम्पॉर्टेंट वो हैं आउटकम्स हैं उसको लेकर के वेस्ट को बाहर निकलने का रास्ता दे देते हैं। तो जब पूरा आर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होता है तब एक साउंड बॉडी जो है जन्म लेती है, और जब एक साउंड बॉडी जन्म लेती है तब उसमें एक कॉन्शियसनेस जन्म लेती है जो साउंड होगी और जो समृद्ध होगी। यही बात जब बुद्ध के समझ में आ गई कि भोजन में ताकत नहीं है, चेतना में ताकत है। एक्चुअल पावर एग्जिस्ट इन कॉन्शियसनेस नॉट सेंसेस। इंद्रियों में कोई ताकत नहीं है, और जब इंद्रियों में कोई ताकत नहीं है तो कॉन्शियसनेस की यात्रा बहुत आवश्यक है। और कॉन्शियसनेस की यात्रा के लिए सबसे पहला जो उन्होंने पड़ाव पार किया था दैट वाज अनोमा रिवर। अनोमा रिवर पे जाकर के उन्होंने चन्ना से कहा, चन्ना हमारा आपका साथ यहीं तक था। कंथा को पकड़ करके रोने लगे। जाने से पहले सबसे ज़्यादा व्यक्ति को अपने पुत्र का मोह होता है, तो राहुल को चूम चूम करके निकले थे। इसीलिए आईएएस में प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन में राहुल का क्या अर्थ है, बंधन। जबकि आप जब घटना चक्र का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें दिया गया है मुक्ति, जबकि वो सही आंसर नहीं है। एक्चुअल में सही आंसर क्या है, बंधन। वो अनोमा रिवर जब क्रॉस करेंगे तो अनोमा रिवर क्रॉस करने के बाद वो जा करके अनुपी उद्यान में रुकते हैं। ही टेक अ रेस्ट इन अनुपी गार्डन। यहाँ ये 7 दिन तक रुकते हैं। ही स्टेड हियर 7 days, और खूब जोर जोर से रोते हैं कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ, न मैं माँ के काम आया, 7वें दिन माँ को मार डाला,
पिताजी ने मुझसे इतने सारे अपेक्षाएं लगा रखी थी, सिविल सेवक बनने को कहा था और मैं योगी बाबा बनने जा रहा हूँ। तो ये बहुत दुविधा में थे। ही वॉज पासिंग थ्रू अ ग्रेट डायलमा, बहुत दुविधा में थे। समटाइम्स जब व्यक्ति घर छोड़ता है तो सबसे पहले वो होम सिकनेस का शिकार होता है। तो अब यशोधरा की याद आ रही है कि बताओ 16 साल में हम क्या कह के उससे शादी किए थे और 13 साल हुआ नहीं शादी को, छोड़ के हम जा रहे हैं। हमने आपसे इसीलिए कहा कि 10 साल बाद भगोगे उसका नाम सुन करके। वो उसके पीछे बुद्ध काम करते हैं। जब ये यशोधरा को याद करते हैं तो रोने लगते हैं, और फिर राहुल को देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, कहते लौट चलते हैं। ये डायलमा से गुजर रहे थे। 7वें दिन इनके अंदर का फिर सन्यासी जागृत होता है। लौट के करोगे क्या? तुम पे चन्ना हंसेगा, तुम पे लोग हंसेंगे कि संकल्प का विकल्प नहीं होता है। आपने डिसाइड कर लिया सिविल सेवक बनना है तो कर्तव्य पथ में जो मिला ये भी सही वो भी सही। अब हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और ये संकल्प इनके अंदर, दिस विल इमर्ज्ड आफ्टर 7th डेज, 7वें दिन बाद जन्म लेता है। जब खूब रो लेते हैं, थक जाते हैं, किसी की डेथ होती है, देखिए जैसे लगता है सब लोग सर पटक देंगे उस समय। अगले दिन कहीं वैसे भैया फिर रोइए अगले दिन वो नहीं आती है रुदाली। राजस्थान में तो राजघरानों में एक कॉन्सेप्ट था रुदाली का। राजघरानों में कोई रोता ही नहीं था, तो रोने वालों को बुलाया जाता था जिसे रुदाली कहते थे। और उसमें रुदाली के लिए एक नेशनल अवार्ड मिला है। और क्या मिला है? रुदाली में उसकी माँ मर जाती है जो सिर्फ रोने का काम करती है, और उसके आंसू ही नहीं आते हैं, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन बन गया। और जब प्रोफेशन बन गया तो व्यक्ति क्या हो जाता है? एम्पैथेटिक हो जाता है, सहानुभूतियों से पूरी तरह से बाहर निकल आता है, इमोशन से बाहर निकल आता है। स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी कमी क्या है? इमोशंस की। उसमें हर चीज़ को वेल डिफाइन कर दिया है कि सिंपल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सब लोग देख रहे हैं, तो क्या आपकी जो फीलिंग्स होगी वो यूनिवर्सल होगी या नेचुरल होगी? वो तो आर्टिफिशियल ही होगी। आप एक्टिंग करोगे जैसे हीरो हीरोइन करते हैं, तो हीरो हीरोइन तो पर्दे पे लगता है कि इतना प्रेम, और बाहर चल के उन दोनों का तलाक रहता है। तो इसका मतलब है कि दे वेर एक्टिंग, दे वर नॉट डूइंग अ नेचुरल थिंग्स। बहुत अच्छी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो एक्टिंग हमको देखने को मिल रही है। अनुपी गार्डन में ही वेस्टेड दियर 7 डेज, 7 दिन गुजार दिया इन्होंने। और जब 7 दिन गुजार दिया तो 7वें दिन उन्होंने कहा नहीं, जब बाहर आए हैं तो कॉन्शियसनेस तक जाएंगे ही, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अनुपी उद्यान से फिर इनकी यात्रा प्रारंभ होती है और ये पहुंचते हैं वैशाली। व्यक्ति के जीवन के पड़ाव में कोचिंग क्यों जरूरी है? कोचिंग क्यों जरूरी है? वाई कोचिंग इज नेसेसरी? कोई बताए तो सही कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कितनी देर तक पढ़ें, क्या क्या पढ़ें और क्या क्या छोड़ें। बुद्ध को भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी ही होगी, और उन्होंने पहली कोचिंग कहाँ ली? वैशाली में। और उनके पहले गुरु का नाम क्या था? आलार कालाम। आलार कालाम वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिद्धार्थ। आलार कालाम कौन थे? ही वॉज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ सांख्य फिलॉसफी। पीसीएस में पूछा गया है। सांख्य फिलॉसफी। आलार कालाम सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किन चीजों पर बात करता है? प्रकृति पर और पुरुष पर। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रकृति का मतलब है सेंसेस, जड़, और पुरुष का मतलब क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। कह रहा है कि संसार 2 चीजों पे चल रहा है, जड़ पे और चेतन पे। तो पूछा गया कि एक जड़ है एक चेतना है, तो दोनों मिलते कैसे हैं? और सारी फिलॉसफी यही कोलैप्स करती है। ऑल वर्ड्स फिलॉसफी कोलैप्स एट दिस प्लेस, कि कैसे मिलते हैं यही बताओ ना।
वही न्यूरॉन सेल, वही ग्लियल सेल मरने के बाद काम क्यों नहीं करता? क्यों चेतना साथ छोड़ देती है? चेतना जड़ से नियंत्रित है या जड़ चेतना से नियंत्रित है? दिस रिलेशनशिप वॉज नॉट डिस्क्राइब्ड बाई स्टिल लॉर्ड बुद्धा टू। बुद्ध ने भी इसे नहीं बताया। 13 प्रश्नों पे अव्यात कृतनान प्रश्न कह करके खामोश हो जाते थे, कहते थे बेकार का क्वेश्चन है। तुम बीमार होके आए हो तो पैरासीटामॉल लो, जाओ ठीक होके फिर से अपना काम करो।